37 पत्र के इस घोषणा पत्र में आपको बताएं कि यूक्रेन का 4 बार नाम लिया गया। हालांकि इस मामले में रूस का जिक्र कहीं नहीं आया, जो कि कूटनीति के मोर्चे पर भारत की बड़ी कामयाबी को दर्शाता है। तो कुल मिला के ये घोषणा पत्र जिस पर सहमति बनी और ये एक बड़ी जीत को दर्शाता है G20 शिखर समिट के। जी, अभी हम सुन रहे थे विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, इसके साथ ही भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत को एक सोचिए बैठक कितनी सकारात्मक रही। ये सारी बातें जो आप लोगों के सामने अभी रखी गई है अपने आप में कितनी मजबूती देती है। एक ही लाइन हम जरूर कहना चाहेंगे कि मोदी का नेतृत्व, साथ में खड़ा विश्व, साफ तौर से। और आइए सुनते हैं एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उन्होंने क्या कहा था घोषणा पत्र को लेकर के, नई दिल्ली घोषणा पत्र को लेकर प्रधानमंत्री का बयान। फ्रेंड्स, अभी अभी एक खुशखबरी मिली है। हमारी टीम्स के हार्डवर्क से और आप सभी के सहयोग से नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडॉप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडॉप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 के मंच से सबको साथ चलने की बात कही है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, और उसके साथ ही सबका विश्वास। ये बातें प्रधानमंत्री ने इस मंच से कही हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। Your Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। इस समय जिस स्थान पर हम एकत्रित हैं, यहां से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर लगभग 2500 साल पुराना एक स्तंभ लगा हुआ है। इस स्तंभ पर प्राकृत भाषा में लिखा है, हेवम लोकसा हित मुखेति अथ इयम नातिसु हेवम, अर्थात मानवता का कल्याण और सुख सदैव सुनिश्चित किया जाए। 2500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब वर्षों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ
अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 के बाद विश्व में एक बहुत बड़ा संकट विश्वास के अभाव का आया है। युद्ध ने इस ट्रस्ट डेफिसिट को और गहरा किया है। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। आज G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत पूरी दुनिया का आह्वान करता है कि हम मिलकर सबसे पहले इस ग्लोबल ट्रस्ट डेफिसिट को एक विश्वास, एक भरोसे में बदलें। यह हम सभी के साथ मिलकर चलने का समय है और इसलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का मंत्र हम सभी के लिए एक पथ प्रदर्शक बन सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्यवाही शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रधानमंत्री के वक्तव्यों से खास हाइलाइट्स हम आप तक पहुंचा रहे थे। मंत्र साफ है, मतलब साफ है, भारत के नेतृत्व में पूरा विश्व खड़ा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिल्ली में चल रहे G20 शिखर सम्मेलन की प्रगति पर भी अहम जानकारी साझा की है। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। Of our presidency, as you are all aware, is that we are one earth, one family, and we share one future. This draws on an age-old belief of Vasudhaiva Kutumbakam. The entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme. Now, reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of obviously its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20
that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions, and heritage as well. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages तो खैर जीरो हो गया था। आज का नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र मंजूर हुआ है। इसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो हमने आप तक पहुंचाई, उससे निकले जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको बताएं और सीधी तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं और भारत मंडपम से लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लीडर्स जो इस वक्त वहां मौजूद थे वो बाहर आते हुए G20 शिखर सम्मेलन से इतर भारत ने विश्व स्तर पर एक नई पहल का ऐलान किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से दुनिया के लिए एक नया मंच बनाया जा रहा है और इसमें भारत समेत 9 संस्थापक देश हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर को पर्यवेक्षक देश बनाया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज अपनी प्रेस वार्ता में 3F का जिक्र किया, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर। कुछ ऐसे मसले हैं जिन पर बात होना बहुत ज़रूरी है और अभी सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो लॉन्च हुआ है, इसकी तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे थे। भारत ने दरअसल ये एक नई पहल की है, इसका ऐलान किया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के नाम से दुनिया के लिए एक नया मंच बनाया जा रहा है। भारत शुरू से ही इस पर फोकस करता रहा है और इसमें भारत समेत 9 संस्थापक देश हैं, जबकि कनाडा और सिंगापुर को पर्यवेक्षक देश बनाया गया है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे और चलिए सीधा रुख करते हैं भारत मंडपम का मुख्य आयोजन स्थल, जहां से अमरिंदर गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरिंदर, अभी हमने देखा जो सबसे बड़ी जीत कहें भारत की, नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को मंजूरी और जो उसमें निकल कर आया वो निश्चित रूप से एक खुशी का माहौल देने वाला है, क्योंकि जो पैरा था 83 पैरा, उस पूरे पर सहमति बनी है। 37 पत्र के घोषणा पत्र में सारी बातों पर सभी देशों ने सहमति जताई है, जो भारत की जीत को और भारत के विजन को दर्शाता है। और कुछ खास रहा वहां से, किस तरीके की वाइब्स अब आ रही हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या माहौल वहां का? देखिए अमृता, मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि महाशक्तियों के महाकुंभ का एक बड़ा मैसेज आने वाला है और ये मुझे लगता है, मैंने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, ये पूरी दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार ही हुआ होगा कि कोई समिट पूरा नहीं हुआ उससे पहले भारत के एडॉप्शन को या किसी कंट्री के एडॉप्शन को स्वीकार कर लिया गया है। और जो ये नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र है, जो 37 पन्नों का एक पत्र है, जिसमें बड़े सारे मुद्दे 112 मुद्दों को एड्रेस करके इस घोषणा पत्र को जारी कर लिया गया है, इसको अडॉप्ट किया गया है। और ये एक बड़ी बात है भारत के लिए कि किस तरह से भारत आज दुनिया की अगुवाई कर रहा है, नेतृत्व करने की जो क्षमता भारत में है उसकी कई बानगी अभी आपको देखने को मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि इस घोषणा पत्र में ऐसे अहम बहुत सारे मुद्दे, ये संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसको वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इसके अलावा जो हमारे शेरपा हैं अमिताभ कांत के साथ साथ विदेश मंत्री
एस जयशंकर ने अभी थोड़ी देर पे लिखी। हम वहीं पे मौजूद थे, मैंने वहाँ पे जो पॉइंट्स नोट किए मैं आपको विस्तृत तरीके से बता सकता हूँ कि कोई भी ऐसा मुद्दा इस सेशन के बाद नहीं छोड़ा गया जिस पर संयुक्त तौर पर बातचीत ना हुई हो। अगर मैं बात करूँ कि G20 में जो विकासशील देशों का जो जोर था उसके हर मुद्दों को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है और इस घोषणा पत्र में उसकी झलक भी देखने को मिली है। इसके अलावा जो 21वीं सदी की जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनको खास तौर पर सभी देशों ने एड्रेस करने का प्रयास किया है और उसकी भी चर्चा इस घोषणा पत्र में की गई है। इसके अलावा ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर जोर दिया गया है और चर्चा के आपको क्या लगे, आपको 5 बड़े मुद्दे क्या लगे इस बात जो प्रेस वार्ता अभी हुई है? 5 बड़े मुद्दे जो आपको लगा बहुत अहम हैं और उन पर बहुत ज्यादा जोर था इस प्रेस वार्ता में, 5 मुद्दे। देखिए 5 बड़े मुद्दे में से पहला मुद्दा मैं आपको प्रांजलि थोड़ी देर पहले बता चुका हूं कि जिस तरह से एनवायरनमेंट और को लेकर भारत लगातार ग्लासगो में जो काम किया उसकी गूंज और उसकी धमक अभी हमें G20 के समिट में दिखाई देने को मिली और जो हमने लाइफ के तहत हमने वन अर्थ को एडॉप्ट किया है और एनवायरमेंटल की बात की है तो उसमें से निकल के आ रहा है। इसके अलावा अगर दूसरे मुद्दे की बात करूं तो आतंकवाद के मुद्दे पर सभी कंट्री ने, चाहे चीन की विस्तारवादी नीति हो या पाकिस्तान का दोहरापन हो, हर उस नीति पे यहां को एड्रेस करने का प्रयास किया गया है सभी कंट्री में। इसके अलावा मैं बता दूं आर्थिक मंच को लेकर भी अगर बात करें तो एक अलग से 10 सालों में जो 10 सालों में 200 बिलियन का एक अतिरिक्त फंड बनाकर एक दूसरे के साथ काम करने का चाहेंगे एक इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कह सकते हैं। जी अमरिंदर आपके पास लौटेंगे हम, लेकिन टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं लॉन्च ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो कि भारत की एक पहल है और भारत की तरफ से इस पहल का ऐलान भी किया गया है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के लिए एक मंच बनाया गया है जिसमें 9 संस्थापक देश हैं, कनाडा और सिंगापुर इसके पर्यवेक्षक हैं। solve the energy quadrilemma, to strengthen circular economy and provide cost-effective and environmentally favorable alternative. Global sustainable biofuels production needs to triple by 2030. Therefore, joint action through the Global Biofuels Alliance with multi-stakeholder support spanning 19 countries and 12 international organizations will identify and address the challenges inhibiting biofuel adoption and production, development and adoption of internationally recognized standards and sustainability requirements, help in reduction in global transportation emissions, increase access to clean cooking fuel, increase farmers' income, and expand biofuels adoption. The Global Biofuels Alliance. Excellency, we will now take a group photograph. सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और लॉन्च हो चुका है। 9 देश जो हैं इस मंच पर एक साथ हैं और उन्होंने एक साथ G20 समिट में मंच साझा किया। वैश्विक जैव ईंधन के लिए जो गठबंधन हुआ है उसकी तस्वीरें अभी आप लोगों ने देखी है। बायोफ्यूल का मतलब होता है पेड़ पौधों, अनाज, जो फूड वेस्ट जो होते हैं उनसे बनाने वाला ईंधन, और उस ईंधन का इस्तेमाल करने पर जोर देना ही हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि आने वाले
वक्त में हमें पता है कि समय बायोफ्यूल का ही है। और चलिए रुख करते हैं हम प्रगति मैदान। अमरेंद्र गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आप बता रहे थे कई अहम मुद्दों पर आज प्रेस वार्ता में चर्चा हुई है और वो सारे मुद्दों को हम सामने अपने दर्शकों के सामने रखेंगे जो सचमुच भारत को आज ग्लोबल लीडर बना रहा है। अमरेंद्र। प्रांजलि, जिस तरह से दिल्ली समिट के बाद जो घोषणा पत्र आया है, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा पहली बार ही हुआ दुनिया के इतिहास में जब पहले दिन ही घोषणा पत्र को अडॉप्ट कर लिया गया और भारत की इसको कूटनीतिक के तौर पे एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। जो 37 पन्ने का घोषणा पत्र है उसमें 112 मुद्दों को एड्रेस किया गया और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे आतंकवाद की बात हो, चाहे जो हमारा मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको हमने पूरी दुनिया को अपना परिवार माना है, और जो हमारा थीम है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, उसको भी पूरी दुनिया ने अडॉप्ट कर लिया है। सारे अहम मुद्दों को भारत की अगुवाई में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से अडॉप्ट किया गया है, ये उसकी बानगी ही है। और अभी थोड़ी देर पहले कुछ विदेशी पत्रकारों से बात कर रहा था, इससे पहले उन्होंने क्वाड समझौते का एक जिक्र किया था कि इससे पहले भी कई समिट हुए थे और उसको बाद में समापन के बाद कई मुद्दों पे विरोधाभास हुआ, लेकिन भारत की तरफ से जितने मुद्दे उठाए गए उनको स्वीकार करना एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मानी जा सकती है। और जो ये फोरम है इसका भी यही एक मानना है कि आपसी तौर पे एक बड़े लेवल पे बात करके आपसी सहमति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ प्रांजलि की G20 में जो विकासशील देश जो है उनकी समस्याओं पर विशेष तौर पर फोकस किया गया है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस चर्चा में जो अभी दूसरा सत्र हुआ उसमें यह कहा गया है कि G20 के अलावा कोई भी देश विकास करने में पीछे ना रहे और विकासशील देश को जो मदद चाहिए वो G20 समिट के G20 की जो कंट्रीज़ हैं वो उसको सपोर्ट करें, किसी भी कंट्री को पीछे ना छोड़ दिया जाए। इसके अलावा वैश्विक जो समस्याएं हैं, जो वैश्विक चैलेंजेस हैं, उस पर एक फोरम पर आके सभी को एड्रेस करना ये बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। यानी कि किसी भी मुद्दे पे अगर कहीं का मुद्दा है तो पूरे विश्व के लोग वैश्विक स्तर पर उस पर न सिर्फ चर्चा करेंगे बल्कि उस पर नियम पास करके उस पर आगे की बात की जा सकती है। बड़ी बात है, DPI को लेकर भी इस सत्र में चर्चा हुई और इसके अलावा वित्तीय संस्थाओं को और मजबूत करने की बात की गई है। वित्तीय संस्थाओं में वर्ल्ड बैंक को अधिक से अधिक ताकत देने की बात की गई प्रांजलि। इसके अलावा बेहतर, मजबूत और बड़े MBD बढ़ाने पर भी पिछले सत्र में जोर दिया गया है। जो अभी घोषणा पत्र निकल के आया 112 मुद्दे थे उसमें से एक ये अहम मुद्दा भी माना जा सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया, एक धरती एक परिवार और एक भविष्य को तो पूरी दुनिया ने आज अडॉप्ट कर लिया, जिसके बाद इस तरह की तस्वीर दिख रही है। पर आपसे विस्तार से आगे भी बात करेंगे और फिलहाल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली घोषणा पत्र का समर्थन करने के लिए G20 देशों का धन्यवाद दिया है। आइए सुनते हैं। We are in a position to adopt through the finance track people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations.
let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates. तो आप सुन रहे थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को। उन्होंने बहुत सारी बातें G20 के जो आउटकम्स निकले हैं उनको बताया। और अमरिंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी मंडपम भारत मंडपम से लगातार जुड़े हुए हैं। अमरिंद्र, आप भी बात कर रहे थे कि एक बड़ी चुनौतियों के बीच, वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत ने ये आयोजन किया और एक सफल आयोजन, और जिसका प्रमाण आज हमने देखा जब नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को सहमति मिली, सबकी मंजूरी मिली। जैसा कि वित्त मंत्री भी कह रही थी कि नो वन लेफ्ट बिहाइंड, भारत का जोर है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो। और उस रूप में हमने देखा भी कि जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ बनकर भारत उभर रहा है, उसको लेकर भारत शुरू से ही कितनी कोशिशें करता रहा है कि विकासशील देश भी विकसित देशों की कतार में खड़े हों और विकसित देश उनको इसके लिए सहयोग करें। इसे लेकर घोषणा पत्र में जो बातें की गई हैं वो जानना चाहेंगे। तो ग्लोबल साउथ की प्राथमिकता पर भारत का फोकस, भारत का जोर, विकासशील देशों की आवाज बनकर उभर रहा है भारत जी। और जो बहुत ही जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर महत्वपूर्ण जो बिंदु निकल करके सामने आए हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा ज़रूर करेंगे। खास करके अगर मैं बात करूँ, एमडीबी की बात हुई, देखिए मल्टीलैटरल डेवलपमेंट जो बैंक जैसे कि वर्ल्ड बैंक हैं, तो एक बहुत बड़ी बात आई है कि कैसे विकासशील देशों को, जो पिछड़े देश हैं उनको कैसे साथ मिलेगा। क्या एमडीबी यानी कि ऐसे बैंकों को क्या और ब्रॉड किया जाएगा या नए बैंक खोले जाएंगे, ये अभी कुछ दिनों में साफ हो जाएंगे, लेकिन इस मुद्दे को खास तौर से सामने रखा गया। इसके साथ ही क्रिप्टो पर चर्चा हुई है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्रिप्टो पर पॉलिसी लाना बेहद ज़रूरी है। क्या दिशा निर्देश होंगे, इस पर बात हुई। निजी डेटा की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इस पर बात हुई। और